हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट दो पार्ट में हमने बिल्कुल इजी वे में और काफ़ी आराम से हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर वाला पॉइंट। डन। आज का जो हमारा स्टार्ट रहेगा टॉपिक वो ये है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या दशा थी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो उसमें उन्होंने बोला कि लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, यानी जब एग्रीकल्चर जो हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो था कृषि, वो लो प्रोडक्शन, उस टाइम पे लो प्रोडक्शन थी हमारी, यानी प्रोडक्शन क्या था, काफी कम। जो हमारी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी होती थी वो क्या होती थी, हमारी काफी कम होती थी। नंबर टू, उसने बोला कि इन्होंने क्या करा है कि एग्रीकल्चर को फोर्स किया कॉमर्शलाइजेशन में, यानी इसका वाणिज्यकरण करने की कोशिश की, यानी फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डन। इसमें भी मुनाफा कमाने की सोची है। नंबर थ्री, हमारा जो एग्रीकल्चर था ना वो इस चीज से बहुत ज्यादा गुजरता था। ये मेन प्रॉब्लम थी एक तरीके से, अगर हम बात करें तो यही हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यही थी उस टाइम पे कि हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी। किस चीज की? क्योंकि हमारी जो कृषि होती थी ना, एग्रीकल्चर, वो इस पे बेस्ड होती थी, मानसून पे क्या होती थी, बेस्ड होती थी। तो उसने बोला हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी यहाँ पे रहती थी। डन। उसके अलावा हमें प्रॉपर इनपुट नहीं मिल पाता था। इनपुट यानी कच्चा माल बोल सकते हो आप। डन। यानी जिससे आप कृषि कर सको वो आपके पास वो चीजें नहीं मिल पाती थी आपको, तो ये भी दिक्कत आती थी। डन। तो अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे 4 पॉइंट बड़े इजी से हैं। जो है कि आपका जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो आपकी एग्रीकल्चर जो सेक्टर था उसकी हालत ये थी कि आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो लेवल पे थी। नंबर टू, जो आपका जो एग्रीकल्चर था उसको उसको फोर्सली कॉमर्शलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी। आपका जो एग्रीकल्चर था वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड था। वो हमारी अनसर्टेनिटी क्या थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो मानसून पे डिपेंड होता था। नंबर फोर, लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट, हमारे यहाँ जो इनपुट था, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर जो कृषि करने में उपयोगी होता था वो क्या था, उसकी यहाँ पे कमी थी। डन। लास्ट पॉइंट है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, मैंने इसको जानबूझ के इसलिए एक्सप्लेन भी किया है ताकि आपको एक समझ में आ जाए। ठीक है। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है इट इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ये एक ऐसा तरीका है फार्मिंग का, कृषि करने का, इन विच द क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी आप अनाज तो प्रोड्यूस करोगे बट टू प्रोवाइड द बेसिक नीड, टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, यानी अपनी फैमिली को प्राथमिकता देते हुए कि वो अपनी फैमिली को खिला सके, अपनी फैमिली की जो सेटिस्फेक्शन, जो इच्छा वांट्स उसको पूरा कर सके खाने के ऊपर। तो उन्होंने बोला इट इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग, ये ऐसी फार्मिंग होती थी जिसमें क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली। ड्यू टू दिस देयर इज अ लिटिल सरप्लस, अगर थोड़ा बहुत सरप्लस अगर बच जाता था, लेफ्ट, ठीक है, तो उसको फिर सेल किया जाता मार्केट के अंदर। डन। तो इम्प्लाइंग लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, तो इससे कमर्शियल आउटलुक में थोड़ी दिक्कत होती आती थी यहाँ पे। ठीक है, लैक मतलब कमी होता है, तो कमर्शियल आउटलुक में क्या आती थी, इससे कमी आती थी। तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम, कमर्शलाइजेशन किया गया एग्रीकल्चर का, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, मानसून पे डिपेंड रहता था, आपके पास इनपुट रॉ मटेरियल कच्चा माल जितनी भी चीजें बोलो अभी आपके पास उसकी क्या थी, कमी थी। और हम डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का यहाँ पे थोड़ा दबाव था कि एक तरीके से पहले हम फार्मिंग को प्राथमिकता देते थे कि जो भी क्रॉप्स अगर उगेगी पहले वो बेसिक नीड्स हैं, जो फैमिली की जो बेसिक नीड्स होगी उसको पहले पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो हम मार्केट में सेल आउट करेंगे। डन। अब आगे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था। अब हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत थी, यानी आपकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, ये सब थी, इनका क्या हालत हुई। तो उसने बोला देखो सबसे पहली बात इसमें अगर हम पढ़े तो पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्सेस ड्यूटीज, ये एक जैसे डिस्क्रिमिनेटरी फॉर्म में थे, यानी एक तरह से बोले भेदभाव टाइप की थी। क्यों थी जरा पढ़ते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पहले बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला, इसको आपको पढ़ना है। तो उसने बोला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाल खेली है, उसने क्या करा कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट किए। ठीक है, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट, जिससे कि उनको जो रॉ मटेरियल मिले इंडिया से वो क्या मिले, बहुत सस्ता मिल जाए। तो इंडिया का रॉ मटेरियल बिल्कुल टैरिफ फ्री इन्होंने बाहर भेजना शुरू कर दिया अपने देश में, और अपने देश से फिर उसी रॉ मटेरियल से गुड्स बना करके इंपोर्ट कर दिया। किसका? ब्रिटिश गुड्स का। कहाँ पे? इंडिया में।
इंडिया से बोला कि उनको खरीदो, यानी इंडिया का रॉ मटेरियल बाहर ले गए पहले तो ड्यूटी फ्री, ताकि उनको सस्ता मिल सके माल वो। डन। और उसके बाद उसी रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को कहाँ लॉन्च कर दिया, इंडिया में ही दे दिया, और इंडिया में जानबूझ के उसकी ड्यूटी फ्री रखा ताकि इंडिया वालों को सस्ता लगे और इंडिया वाले इसको खरीद ले। डन। तो मुनाफा कौन कमाया इसके, ब्रिटिश ने कमाना शुरू कर दिया। बट अ हैवी ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, और साथ ही साथ में हैवी ड्यूटी लगा दी किसके ऊपर, कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहे अपना हैंडीक्राफ्ट, जो इंडिया अपने हाथों से चीजें बनाता था इंडिया वाले लोग, उस पर हैवी ड्यूटी लगा दी ताकि ये अपना माल बाहर ना बेच सके। और बाहर नहीं बेच पाएंगे क्योंकि माल महंगा हो जाएगा, माल महंगा हो जाएगा तो बाहर का देश आपके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते थे, इसलिए इंडिया का जो माल था वो बिन बिका रह जाता था। इट लीड्स टू डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। इसने क्या कर दिया, डिके मतलब अच्छा होता है नाश, इसने क्या कर दिया, नाश कर दिया। किसका नाश बोल दो, खत्म बोल दो, ठीक है, नाश बोल दो या खत्म बोल दो, किसका खत्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इंडिया में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नंबर 1। तो टैरिफ पॉलिसी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी थी, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके थे, पॉइंट हल्का था। नंबर 2 उसने बोला कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अगर हम ध्यान दें, इंडिया के जो प्रोडक्ट होते थे वो कौन से होते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टाइप के, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटिश गेव अ स्टिफ मतलब होता है कड़ा या कठिन, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो ब्रिटिश ने काफी कड़ा गिव अ स्टिफ कंपटीशन टू द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो उन्होंने इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको काफी कड़ा क्या दिया, कंपटीशन दिया। ड्यू टू लो कॉस्ट, अब जो मशीन मेड प्रोडक्ट होते थे ना उनकी कॉस्ट जो आती थी वो कम आती थी, तो ड्यू टू लो कॉस्ट और बेटर क्वालिटी, और क्वालिटी भी काफी अच्छी होती थी, ठीक है। प्रोड्यूस बाय द मशीन फोर्स द इंडियन क्राफ्ट्समैन टू शट डाउन। इसने क्या करा, मजबूर कर दिया इंडिया के जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट बनाते थे उन लोगों को मजबूर कर दिया कि आप अपने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उसको क्या कर दो, शट डाउन कर दो, उसको यहाँ पे बंद कर दो। तो यहाँ इससे भी दिक्कत आई थी एक। नंबर 3 न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। इसने मतलब न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या, एक नया वे लेकर आई थी, कैसे, ओइंग टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब ब्रिटिश रूल यहाँ इंडिया में था, न्यू क्लास ऑफ पीपल इमर्ज इन इंडिया, तो नए टाइप के लोग इंडिया से जुड़ने लगे, जिन्होंने बोला, ठीक है, एक तरह से नया परिवर्तन वो लेके आए। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड, इसने डिमांड का पैटर्न ही इंडिया में चेंज कर दिया, ठीक है, जिसके कारण इंडिया में क्या हुआ, अगेंस्ट हो गए इंडियन प्रोडक्ट के। इंडिया में ऐसा कर दिया उन्होंने कि जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, और फेवर में आ गई वो पॉलिसी किसके, ब्रिटिश प्रोडक्ट के, यानी अब ब्रिटिश प्रोडक्ट बिकेगा, इंडियन का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। एज अ रिजल्ट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रियल जो इंडियन इंडस्ट्री थी, टेंडेड टू पेरिश, वो क्या होने लगी, पेरिश, पेरिश मतलब खराब बोल सकते हो या बेकार, पेरिश मतलब खराब बोल सकते हो या क्या हो गई है, बेकार होने लग गई थी यहाँ पे, ठीक है, जिससे उनको अपनी इंडस्ट्री को क्या करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी पॉलिसी लेके आए थे जिससे ब्रिटिश को फेवर मिल रहा था, ब्रिटिश को फेवर मिल रहा था, फेवर देख लो किसको लिखा हुआ है, ब्रिटिश प्रोडक्ट को फेवर मिल रहा था, यानी उनकी डिमांड बढ़ेगी और इंडियन डिमांड जो है प्रोडक्ट उनकी डिमांड क्या जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये इसके अगेंस्ट में चले गया था। आगे लिखा हुआ है मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, यानी जो ब्रिटिश गुड्स था उसके लिए मार्केट को उन्होंने एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन किया उसका, यानी उसको बढ़ाया गया। यानी ऑब्लिक करके इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। ब्रिटिश जो थे वो रेलवे लेके आगे थे, रेलवे वो इसलिए लेके आते तो कि जो रिमोट एरियाज होते हैं, रिमोट मतलब जो दूर दराज एरियाज होते थे, गांव कस्बे वाले, जहां तक अभी तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच पा रहे थे ब्रिटिश के, तो उन्होंने रेल के थ्रू वहां तक प्रोडक्ट पहुंचाने स्टार्ट कर दिए थे, तो इससे ब्रिटिश वालों को और फायदा हो गया था। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्टेशन, इसने ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है, ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ताकि जो ब्रिटिश प्रोडक्ट है वो कहाँ पहुंचाया जा सके, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री में अलग अलग जगह और भी जो जगह थी वहां भी पहुंचाया जा सके। एज अ रिजल्ट जो मार्केट था, साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या थी ब्रिटिश प्रोडक्ट की, काफी ज्यादा कम थी, सस्ते प्रोडक्ट थे, तो उसको क्या हो गया, वो एक्सपैंड होने लग गया था, यानी मार्केट साइज क्या होने, एक्सपैंड मतलब होता है बढ़ना। वाइल इट स्टार्टेड श्रिंकिंग, जबकि ये सिकुड़ना मतलब श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना या कम होना, किसके लिए कम होने लग गया था, हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट, जो इंडिया के जो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट हो गए थे उनके लिए वो जो हमारी मार्केट थी वो सिकुड़ने लग गई थी, कम होने लग गई थी, और ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट थे उनके लिए मार्केट क्या होने लग गई थी, बढ़ने लग गई थी। तो ये पूरी तरह से बोले दिस लीड टू डिके ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, इसने क्या करना, इंडियन इंडस्ट्री को क्या कर दिया, डिके मतलब खत्म कर दिया। तो एक तरह से देखा जाए इन्होंने जो भी ब्रिटिश ने किया, ये हमने पूरा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, काफी अच्छा था, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर आए, कंपटीशन लगाई किससे, मशीन मेड प्रोडक्ट से इंडिया के लिए, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड जनरेट करी इन्होंने, और साथ साथ रेलवे का इंट्रोडक्शन कर दिया था जिससे इनको बहुत फेवर मिला। डन। तो काफी अच्छे हमने पॉइंट्स पढ़े। आगे देखो सेम, अब आगे हम कल पढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। अब फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें यानी जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली चीजें पढ़ते हैं, फॉरेन ट्रेड, तो ये क्या था ब्रिटिश रूल में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉरेन ट्रेड के बारे में ये भी काफी बार पूछा जाता है पेपर में। तो इन्होंने बोला देखो ध्यान दे, सेम वही चीजें घूम के आने वाली है। नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब क्या, रॉ मटेरियल टाइप का। तो एक्सपोर्टर इंडिया को बना दिया इन्होंने किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का। क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया। यानी रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएंगे वो भी ड्यूटी फ्री सस्ते दाम पे, और बाद में इंपोर्ट करवाएंगे किसको, इंपोर्टर बनवा देंगे किसका, फिनिश गुड का। ठीक है, यानी इंपोर्टर बनेगा फिनिश गुड के लिए और एक्सपोर्टर बना दिया इंडिया का किसका, प्राइवेट प्रोडक्ट का। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी नंबर 1 पॉइंट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री वाले में पढ़ा उसका ये पॉइंट है। अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल बिल्कुल सस्ते दाम पर इन्होंने बेचना शुरू कर दिया, यानी प्राइमरी प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप इसे। एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया था, आप चाहे तो उसका बोल सकते हो। ठीक है, रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो या ऐसे क्या बोल सकते हो, प्राइमरी प्रोडक्ट बोलो, जो आपको अच्छा लगे वो बोलो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला ड्यू टू इन इंडिया, जिससे कारण इंडिया का हो गया नेट एक्सपोर्टर हो गया, वो रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट का, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हैंड पे अगर हम बात करें तो इंडिया नेट इंपोर्टर बन गया था, यानी आयात करने वाला बन गया था किसका, फिनिश गुड। ठीक है, जो कि रिप्रोड्यूस कर रही थी कौन, ब्रिटिश इंडस्ट्री, यानी इंडिया का रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश गुड बना करके इंडिया में ही बेचना स्टार्ट कर दिया था किसने, ब्रिटिश ने। उसका लिखा मोनोपोली ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी इंडिया फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली। मोनोपोली मतलब बच्चे एकाधिकार, आप 11th क्लास में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक इस टाइप की चीजें पढ़ चुके हो मार्केट के अंदर। तो वो ये मोनोपोली कंट्रोल करता था। मोनोपोली कंट्रोल मतलब जब सिर्फ इन्हीं का कंट्रोल किसमें हो गया था, इंडिया फॉरेन ट्रेड में हो गया था। तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शोड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर ध्यान से देते, एक्सपोर्ट माने से इंपोर्ट करते हैं हम, तो नेट एक्सपोर्ट आता बच्चा। एक्सपोर्ट में से यानी निर्यात में से अगर हम आयात यानी इंपोर्ट को घटाएं तो हमारा शुद्ध निर्यात निकल के आता है। और इसको अगर हम देखें तो इससे हमारी बैकवर्डनेस झलकती थी किसकी, इंडियन इकोनॉमी की। तो बोला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वर लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था वो अदर देश के लिए नहीं, अंग्रेजों ने सिर्फ अपने लिए ही, अपने फायदे के लिए ही अपने देश तक ही सीमित रखा। ओनली ड्यू टू मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, यानी अगर ध्यान दे तो इंडिया के जस्ट जो ट्रेड होता था फॉरेन ट्रेड बोलने के लिए फॉरेन ट्रेड था, वो सिर्फ कहां तक सीमित हो गया था, सिर्फ ब्रिटिश तक। यानी इंडिया ब्रिटेन बस यही चलने पे लगा था, जिसके कारण दिक्कत आ गई थी, मोनोपोली कंट्रोल था सिर्फ ब्रिटेन वालों का यानी अंग्रेजों का, बाकी और कोई देश इसमें शामिल नहीं हो पा रहा था। सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू द ब्रिटिश, और अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट होता था यानी बेनिफिट होता था इनको अगर ट्रेड करने से, तो ब्रिटिश उसको क्या कर देती थी, बचा के रख देती थी। ठीक है, क्यों, ताकि वो शासन करने में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए उसको रख सके, या फिर अगर कभी वॉर हो, लड़ाई वड़ाई हो, या उसमें कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पर इसका यूज कर सके। तो ये भी अपने बेनिफिट में लेके गई थी ब्रिटिश शासन। ठीक है, इट वॉज ओनली यूज टू इंक्रीज द ट्रेड। ठीक है, आप परसुइट्स भी लिख सकते हो, परसुइट्स का मतलब ट्रेड होता है। जो भी कठिन वर्ड होंगे मैं उनका मीनिंग आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको फिर भी समझना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इट वॉज ओनली यूज टू इंक्रीज, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, सरप्लस ट्रेड को बढ़ाया, क्यों, ताकि बेनिफिट हो सके किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, यूज टू इंक्रीज द ट्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हो सके, ट्रेड बढ़ सके, और ट्रेड होगा और उसमें अगर सरप्लस होगा तो वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही काम आएगा, क्योंकि या तो वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखेंगे, शासन करने के लिए रखेंगे, या फिर किसके लिए, वॉर एक्सपेंस के लिए रखेंगे। तो बच्चों आज हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। डन। और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता देना कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा।